morning, sir. Electrostatics lecture 5. So today we are going to discuss about electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग देख नहीं सकते, कोई भी चार्ज अपने विसिनिटी में एक फील्ड बनाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर हमारे पास एक रेस्ट चार्ज है Q, then in its vicinity, then this charge in its vicinity, Q चार्ज अपने विसिनिटी में एक फील्ड बनाएगा। इस फील्ड को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में लाया गया, से Q0 टेस्ट चार्ज इज ब्राउट इन दिस फील्ड, then Q0 will experience an electric field outwards. तो Q0 चार्ज जो Q चार्ज से किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे है, then Q0 चार्ज will experience an electric field E vector that is equals to K Q upon R square. And if being asked what is force acting on Q0 because of Q charge, that is equals to K Q0 by R square, that is Q0 into E vector. इस बात का खास ख्याल रखना है that electric field E vector is because of all other charges except the charge on which force is being calculated. मान लो हमारे पास कई सारे चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, और यहाँ पे है हमारे पास Q7, ये हो गया Q6, ये Q5, ये Q4, ये Q3, ये Q2, ये Q1। अब इन सभी चार्जेस के कारण अगर हमें Q7 पे फोर्स कैलकुलेट करना है, एक तो तरीका है कि आप सबके कारण सेपरेटली कैलकुलेट कीजिए। Q6 के कारण Q7 पे जो भी फोर्स आएगा, Q5 के कारण Q7 पे जो भी फोर्स आएगा, Q4 के कारण Q7 पे जो भी फोर्स आएगा, और इन सभी फोर्सेस को वेक्टरली ऐड कर दीजिए। इन सभी फोर्सेस का वेक्टर समेशन कर दीजिए, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और एक दूसरा प्रोसेस है कि हम जो हमारे पास 6 चार्जेस है Q7 को छोड़ के Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6, इन 6 चार्जेस के कारण Q7 के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे Q7 के पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप वो लिख लीजिए। और अगर हमें फोर्स निकालना है Q7 पे, देन वी विल राइट Q7 multiplied by electric field E vector. E vector is because of all other charges except Q7. Electric field is because of all other charges except Q7। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। कि अभी जैसे अगर कोई भी हमारे पास एक इंडिविजुअल चार्ज Q है, तो इंडिविजुअल चार्ज Q अपने आसपास में एक फील्ड जनरेट करेगा, और उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और उस पार्टिकुलर फील्ड में अगर कोई Q0 टेस्ट चार्ज आता है, देन Q0 टेस्ट चार्ज will experience an electrostatic force, that is Q0 into E. And E is because of small q charge. E is because of small q charge. This is force on Q0 because of Q. और बेहतर तरीके से समझने के लिए, जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी पे छोड़ते हैं या अर्थ पे छोड़ते हैं, then there is an attractive force by the earth on that object. That is the reason that object goes to the bottom or goes down. इसका मतलब कि अर्थ अपने आसपास में एक फील्ड जनरेट करता है, से अट्रैक्टिव फील्ड, जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं। कि जब उस पार्टिकुलर फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए,
या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पार्टिकुलर फील्ड में, तो वो एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स कोर की तरफ या अर्थ की तरफ उसे एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि अब कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के कारण हम लोग फोर्सेस अगर निकालना हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो हम लोग कई सारे चार्ज, मान लो अगर हमारे पास 10 या 12 चार्जेस हैं, 10 या 12 चार्जेस हैं, तो उन 10-12 चार्जेस के कारण किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और अगर हमें उस पार्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकालना हुआ, देन वी विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एनी रैंडम चार्ज एट दैट पॉइंट। सो द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डिफाइन कैसे हुआ? हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड? EF electric field, force on test charge Q naught, force on test charge Q naught upon test charge Q naught। टेस्ट चार्ज क्यों लिया गया? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि Q नॉट के कारण Q के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी असर हो। Q नॉट के कारण Q के इलेक्ट्रिक, जैसे अगर हम Q नॉट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 लेंगे तो इस Q नॉट के कारण इस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न वी आर टेकिंग Q नॉट एज अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया? दैट इज Q नॉट टेंडिंग टू 0। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट अपॉन टेस्ट चार्ज, say that is Q naught. We will write KQ Q naught by, just a minute, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर, दैट इज फोर्स ऑन Q नॉट बिकॉज ऑफ Q अपॉन Q नॉट। यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम किसी भी r डिस्टेंस पे हमारे पास एक q चार्ज है और इस q चार्ज के कारण किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ q चार्ज एट एनी डिस्टेंस r, क्या हो जाएगा हमारे पास? KQ R वेक्टर अपॉन RQ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, जैसे क्वेश्चंस हमारे पास फोर्स कैलकुलेशंस में होते थे वैसे ही कैलकुलेशंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में भी होंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ is either parallel or anti-parallel to the direction of net electrostatic force at that point, to the direction of net electrostatic force at that point, electrostatic force at that point। ठीक है, और हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन
वेक्टर फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस वन, ये हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें कुछ इस तरीके से होगा, किसी भी r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यूब। नाउ अगर हमारे पास ये Q नेगेटिव चार्ज हो और हमें किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देन वी विल राइट के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज Q। अगर हमारे पास Q कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके कारण किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने फोर्स में सॉल्व किए थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया जा चुका है। सो वी विल टेक सम अदर सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड इवन बेटर। दैट इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी सॉल्व इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पहले सॉल्व किए जा चुके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस that are frequently asked and such types of question are solved earlier, and such types of questions are solved in previous lectures. In previous lectures of Coulomb's law. Lectures of Coulomb's law. जैसे आपके पास एक इस तरह का क्यूबॉइडल क्वेश्चन था जिसमें वेक्टर्स लॉ ऑफ कुलम्स फोर्सेस को यूज़ करके दैट इज़ के Q1 Q2 R वेक्टर बाई आर क्यूब, इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज Q है तो इसके ऊपर बाकी चार्जेस Q के कारण क्या फोर्स लगेगा ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। सो वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q1 बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस Q। सो जो क्वेश्चन बन सकता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे calculation of electric field because of all other charges ठीक है। या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कि हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिड है और चारों तरफ क्यू चार्जेस है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने फोर्स में सॉल्व किया था व्हेन वी आर स्टडिंग कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। द सेम क्वेश्चन हैड बीन सॉल्व्ड जहां हमें इस वाले क्यू पे फोर्स निकालना था। सो द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि आप इस वाले क्यू के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस। तो एक ये बन सकता है। और एक सवाल आपके पास जो घड़ी वाला सवाल था जिसमें ऊपर यहाँ पे 12 कूलम, यहाँ पे 6 कूलम, यहाँ पे 9 कूलम और यहाँ पे
3 कूलम। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पे था आपके पास ये 1 कूलम, यहाँ 2 कूलम, यहाँ 3 कूलम, यहाँ 4 कूलम, या 3 तो 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम। इसके कारण इस पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और पांचवा सवाल जो ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है फोर्स में, कि अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस मास का एक चार्ज रॉड है, कंटिन्यूस मास का एक चार्ज रॉड है लैम्डा कूलम पर मीटर का, जिसका लेंथ हमारे पास L दिया गया है, along द एक्सेस ऑफ द रॉड, along द एक्सेस ऑफ द रॉड, अगर हम यहाँ से कहें A डिस्टेंस पे पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of the rod, electric field along the axis of the rod. Electric field along the axis of the rod. नाउ अब जो अलग सिस्टम हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फाइनाइट वायर, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फाइनाइट वायर। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड because of finite wire, because of finite wire। मान लीजिए आपके पास एक फाइनाइट वायर है जिसका आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस d, दैट इज फाइनाइट वायर इज चार्ज्ड लैम्डा कूलम पर मीटर एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट कि हमारे पास किसी भी d डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट P होगा, ये जो हमारे पास पॉइंट P होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर चूंकि ये हमारे पास लैम्डा कूलम पर मीटर है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा, या इधर या इधर, इधर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, कैसा भी होगा। सो वी विल रिजॉल्व इन कंपोनेंट्स। आपके पास ये जो एंगल है, ये एंगल दिया गया है आपके पास θ1, और जो ये एंगल है, ये एंगल दिया गया है आपके पास θ2। ठीक है, θ1 और θ2 आपको पता है। नाउ अब अगर ध्यान से देखें तो लैम्डा कूलम पर मीटर इस पूरे के पूरे लाइन चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे के पूरे लाइन चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसे करने का तरीका ये है कि हमें एलिमेंट्स लेना होगा भाई अलग अलग पॉइंट्स पे। अब देखिए ध्यान से, अगर इस पॉइंट से इस डिस्टेंस की बात की जाए, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें से इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, KQ/R²। तो अगर ये R अलग होगा, फिर हमारे पास यहाँ से जो R बनेगा ये अलग होगा, तो R हमारे पास वैरी कर रहा है। ठीक है, हर पॉइंट का एक पल के लिए मान लें चार्ज सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा कूलम पर मीटर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। लैम्डा कूलम पर मीटर इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बिकॉज ऑफ फाइनाइट वायर। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से y डिस्टेंस पे एक dy का एलिमेंट लिया गया हो। ठीक है, y डिस्टेंस पे
एक dy का एलिमेंट लिया गया हो जो कि स्मॉल थीटा पे डी थीटा का एंगल बनाए, जो कि स्मॉल थीटा पे डी थीटा का एंगल बनाए। ठीक है। नाउ अगर हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें, देन वी कैन से कि हमारे पास दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DE, दैट इज K DQ अपॉन से R स्क्वायर। R क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब दैट इज डी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये डी क्यू है क्या? ये जो एलिमेंट हमने बनाया है, ये जो एलिमेंट है डी क्यू इज नथिंग बट लैम्डा डी वाई। साफ साफ दिख रहा है जब ये एलिमेंट बदलेगा, जब ये इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ से, जब इस पार्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग मूव करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो इस डी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी ये डायरेक्शन है डी का, बाद में फिर डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, फिर उसके डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। सो डायरेक्शन ऑफ डी कीप्स ऑन चेंजिंग एज वी मूव दिस एलिमेंट फ्रॉम अप टू डाउन। तो ऐसे केसेस में हमें कंपोनेंट्स लेने होंगे, दैट इज़ कि अगर हम जो चाहते हैं कि अगर जब डी क्यू एलिमेंट को ऊपर से लेके नीचे तक ले जाया जाए, एटलीस्ट डायरेक्शन जो है डी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक ही हो। सो वी विल रिजॉल्व डी इंटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज डी कॉस थीटा एंड सेकेंड वन इज डी साइन थीटा। कि भाई अगर हमारे पास डी कैसा भी हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, जो कंपोनेंट आएगा एक्स में, हर किसी का जो कंपोनेंट आएगा एक्स में सभी कंपोनेंट्स का डायरेक्शन सेम होगा और वाई में सभी कंपोनेंट्स का डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर डिसॉल्व करके इंटीग्रेट करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हमारे पास ये एंगल थीटा बना। तो अगर हमारे पास इस पार्टिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर में कुछ कहा जाए तो इसे कहेंगे हम लोग डी ई परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड एज डी ई कॉस थीटा, दैट इज के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू, एक मिनट, ये जो आपके पास है, ये इसकी जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा का मतलब दिस डी अपॉन कॉस थीटा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हमें इंटीग्रेट करना हुआ, दैट इज़ अगर हम ऐसा कर लें तो हमारे पास डी परपेंडिकुलर क्या आ गया? के लैम्डा डी, यहाँ आ गया डी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है। नाउ अगर हमें इंटीग्रेट करना हुआ, तो दैट इज डी परपेंडिकुलर, दिस इज
तो ये हो गया हमारे पास डी ई परपेंडिकुलर, tan थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू y बाई डी एंड y इज इक्वल्स टू डी tan थीटा, और dy क्या हो जाएगा, डी ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगर हम यहाँ से यहाँ देखना चाहें, यू कैन राइट डी ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी, डी वाई की जगह पे डी सेक स्क्वायर थीटा डी डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल टू द पावर ऑफ क्यूब होल 3/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, डी क्यूब, नीचे आ जाएगा हमारे पास डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। अब जो कट रहा है काट दो, तो डी स्क्वायर से ये कैंसल आउट, डी स्क्वायर से ये कैंसल आउट, सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसल आउट, तो हमारे पास आ गया के लैम्डा बाई डी डी थीटा अपॉन दैट इज के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा 1/6 थीटा क्या होता है, ये बेसिकली आ गया हमारे पास डी ई परपेंडिकुलर। लेकिन ये तो डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया, हमें इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1 तक। भाई अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें तो हमारे पास नीचे गया -θ2 और फिर इधर से यहाँ गया θ1, क्योंकि इस एंड से ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास इस पार्टिकुलर इस ट्रायंगल में, ये जो एंगल है ये -θ2 हो गया, और इस ट्रायंगल में इस पार्टिकुलर ट्रायंगल में ये जो एंगल बना -θ2, और इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल बना ये θ1, इंटीग्रेट करना हो, क्योंकि हमने बेसिकली इस डी एलिमेंट का एक्स कंपोनेंट निकाला है। अब हमें सारे के सारे एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना होगा, सारे के सारे एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना होगा, दैट इज़ अब हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा इस पार्टिकुलर टर्म को, दैट इज़ इस टर्म को कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से θ1 तक, -θ2 से θ1 तक। तो हमारे पास आ गया ई परपेंडिकुलर की वैल्यू के लैम्डा बाई डी, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन θ1 माइनस साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट तो होगा नहीं, एक दूसरा कंपोनेंट भी होगा जो कि पैरेलल होगा। भाई एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये हो गया हमारे पास डी ई पैरेलल,
और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये डी ई कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ई साइन थीटा। सो वी कैन राइट अगर हमें ई पैरेलल निकालना है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर मल्टीप्लाइड बाई, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा तो डी बाई डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हुआ। अब यहाँ पे साइन थीटा है तो वाई अपॉन डी की जगह पे क्या आ जाएगा, इस डी के जगह पे वाई आ जाएगा। वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी वाई हो जाएगा हमारे पास सो वाई बाई डी जो है आपके पास है टैन थीटा, तो वाई हो जाएगा आपके पास डी टैन थीटा। तो डी वाई हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी टैन थीटा अपॉन डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, कैसे हो गया ये, डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वाई हो जाएगा हमारे पास डी टैन थीटा, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2, डी स्क्वायर कॉमन डी क्यूब टैन क्यूब थीटा, डी क्यूब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सो डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। सो वी कैन सिंपली कट इट आउट, ये कट गया ये कटा, यहाँ से ये स्क्वायर में और ये कैंसल आउट, ठीक है। तो वी कैन हैव साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसल आउट, ठीक है। के लैम्डा बाई डी ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैंसल आउट। तो यहाँ पे हो गया के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अगेन माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लॉइज जो हमारे पास ई पैरेलल आ रहा है, इसको इम्प्लॉइज नहीं लगा सकते यहाँ पे, जो ई पैरेलल आ रहा है दैट इज के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा दैट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, सो माइनस कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 दैट इज के लैम्डा बाई डी माइनस कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर हम इसे याद करने के पर्सपेक्टिव से लिखें तो अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड है दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड, और हमें किसी भी डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहला तो होगा हमारे पास
पहला तो होगा हमारे पास, जस्ट मिनट, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। ई परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और नीचे की तरफ हो जाएगा के, जस्ट मिनट, इसे कहेंगे हम ई पैरेलल। क्या कहेंगे? ई पैरेलल, दैट इज के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर इसे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, कॉस थीटा 1। के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। और ये हमारे पास है क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ये हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड, फाइनाइट रॉड। एक मिनट, चार्ज में लगा लेता हूँ। भाई यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि अगर हमारे पास लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ जाएगा, और लैम्डा नेगेटिव हुआ तो दैट इज, अगर हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज हुआ तो ऐसे पार्टिकुलर केस में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स दिस परपेंडिकुलर ई पैरेलल। ये तभी है जब हमारे पास ये पार्टिकुलर एंगल थीटा 1 और ये पार्टिकुलर एंगल थीटा 2 हो।
दैट इज दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। इस पे बेस्ड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ख़ास तौर से जेई मेंस में। जेई मेंस क्वेश्चंस, जेई मेंस क्वेश्चन 1 कि मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है और हमें डी डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये जो पार्टिकुलर एंगल है ये लैम्डा कूलम पर मीटर, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज this is 30 degree and the distance of point P from the rod is D। हमारे पास ये डिस्टेंस क्या दिया गया है, D। and what we are supposed to do, we want to find out electric field at P। find net, calculate net electric field एट P। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो हमारे पास ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर और नीचे हो जाएगा E पैरेलल। नीचे क्यों होगा, नीचे क्यों होगा क्योंकि हमारे पास ये एंगल 60 है और ये एंगल 30 है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है उसके कारण नीचे की तरफ आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पोर्शन से ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो E पैरेलल दैट इज़ K लैम्डा बाई डी। अगर हम बात करें θ1 का तो θ1 हो जाएगा 60, क्योंकि जो क्लॉकवाइज घूमेगा वो पॉजिटिव लेंगे और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा दैट इज़ नेगेटिव। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है। इस परपेंडिकुलर लाइन से अगर क्लॉकवाइज घुमा गया तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज घुमा गया तो नेगेटिव, ठीक है। ई पैरेलल के लैम्डा बाई डी साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी साइन 60 की वैल्यू √3/2 साइन 30 1/2 दैट इज के लैम्डा बाई 2d, के लैम्डा बाई 2d √3 + 1। ये पैरेलल क्या हो गया, के लैम्डा बाई डी कॉस θ2 दैट इज कॉस ऑफ -30, नहीं सॉरी θ2 ऑलरेडी नेगेटिव में लिया गया है तो यहाँ पे तो cos 30 हो जाएगा, जो प्रॉब्लम में प्रूफ किया गया था। तो हमने -30 से -θ2 से θ1 तक लेके गए थे, तो अगर ये ऑलरेडी θ2 -30 है तो दैट इज़ फाइन, θ2 को नेगेटिव ही होना है। cos ऑफ 60 डिग्री दैट इज़ के लैम्डा बाई 2d √3 - 1। अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, वी आर सपोज टू डिटरमाइन द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कैसे निकाला जाए, इसकी वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा बाई 2d अंडर रूट ऑफ √3 + 1 होल स्क्वायर √3 - 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई 2d 3 + 1 4 +2 √3 - 2 √3 4 4 8 2 √2 बेसिकली ई नेट हमने निकाला कैसे,
ई नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने का क्या तरीका था, अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गया, ओह थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलो ठीक है, ये साइज ठीक था। दैट इज इक्वल्स टू √2 k लैम्डा बाई डी। अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक अगेन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रॉड है जिस पे लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट ये स्मॉल डिस्टेंस डी है, ये एंगल दिया गया है हमारे पास 30 डिग्री और ये एंगल दिया गया है हमारे पास 60 डिग्री। We are supposed to calculate electric field at P। तो अगर पहले θ1 लिखें तो θ1 तो हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा, θ2 क्या होगा। इस पार्टिकुलर केस में हम लोग θ2 हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेज़र करते थे। अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन है तो उसके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही थीटा था। हमारे पास इस केस में अगर हम इमेजिनरी रूप से इसे आगे बढ़ाएं तो हमारे पास ये जो डी है ये हमारे पास वो परपेंडिकुलर लाइन है और इस परपेंडिकुलर लाइन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमें अगर इस एंड को देखना है, इस एंड को इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखना होगा। दैट इज़ इस पार्टिकुलर लाइन से इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दैट इज़ ऐसे कुछ देखना होगा। तो θ2 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ क्या हो जाएगी θ2 की वैल्यू 330 डिग्री, 330 डिग्री। जस्ट ए मिनट, एक मिनट, यहाँ पे θ2 की वैल्यू को 30 डिग्री ही रहने देते हैं क्योंकि जो हमने एंटी क्लॉकवाइज मान ही लिया है तो cos θ2 तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। तो यहाँ θ2 की वैल्यू क्या हो गई 330 या 330 आप कहिए या आप कहिए -30 या आप कहिए ये तो 30 हो जाएगा, पॉजिटिव में जा रहा है तो -30 डिग्री। सो वी कैन हैव, अगर हमें ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकालना हुआ वी कैन राइट हियर, ये हो गया हमारे पास ई परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारे पास ई पैरेलल। सो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा बाई डी। यहाँ पे साइन 60 प्लस साइन ऑफ -30 डिग्री दैट इज k लैम्डा बाई डी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे √3 - 1/2, √3 - 1। और ई पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी k लैम्डा बाई डी।
cos of minus 30, cos of minus 30 degree k lambda by 2d, k lambda by d cos of minus 30 minus cos theta 2 minus cos theta 1, cos of 60 degree. So that is k lambda by 2d रूट 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा हमारे पास रूट 3 माइनस 1। अगर हमें ई नेट कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, दैट इज के लैम्डा बाई 2d अंडर रूट ऑफ रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से रूट 3 माइनस 1 बाहर आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ये हो गया रूट 2, ये हो गया हमारे पास रूट 2 बाई 2, के लैम्डा बाई कैंसल आउट रूट 2। सो रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 2 के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई, ठीक है। अब हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्म रॉड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely charged uniform rod। Due to infinitely charged uniform rod, एक मिनट, ठीक है। अगर हमारे पास ये इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्म रॉड है, इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म, इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म, ठीक है। इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। समझना, अगर हमारे पास ये एक रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, और अगर हमें यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और हमें 1 mm डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सो लेंथ ऑफ द रॉड इज़ 1 मीटर एंड डिस्टेंस एट विच वी आर सपोज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 1 mm। हेयर L is much greater than D, so this particular rod will behave as infinitely charged rod, this particular rod behave as infinitely charged rod, L, ये क्या हो गया हमारे पास लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। थीटा 1 की वैल्यू
भाई थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 एंड थीटा 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 90. सो थीटा 1 इज़ 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज़ 90 डिग्री. ठीक है. ये भी 90. तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ये ई परपेंडिकुलर और नीचे होगा हमारे पास ई पैरेलल. कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, दैट इज के लैम्डा बाई डी कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 0. तो ई परपेंडिकुलर ही हमारे पास ई नेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दैट इज़ 1 प्लस 1 2, दैट इज साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री. That is E perpendicular is equals to K lambda by D 2K lambda by D. And E parallel is zero. थोड़े अच्छे से लिख लेते हैं. जस्ट दैट अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड रॉड है लैम्डा कूलम पर मीटर का, तो डी डिस्टेंस पे सिर्फ और सिर्फ ई नेट जो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा. ई परपेंडिकुलर होगा एंड दैट इज़ 2K लैम्डा बाई डी. अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को देख लेते हैं. हमने देखा कि इनफाइनाइट हमारे पास एक रिलेटिव टर्म है. तो अगर हमारे पास ये 1 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट पॉइंट P पे हमें चाहिए ये 1 मीटर है, देन चूँकि L is much more greater than D, so D by L is much less than 1. So electric field at P, E perpendicular, so E perpendicular is 2K lambda by D, that is 2K lambda और D की वैल्यू हो जाएगी 1 into 10 to the power -3. और यही हो जाएगा हमारे पास ई नेट. Calculation of electric field due to semi-infinite wire. Calculation of electric field due to semi-infinite wire. अब मान लो हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, एंड किसी भी स्मॉल डी डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ये हमारे पास पॉइंट P हो गया. तो एक तो अब इस केस में हमारे पास ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों ही आएगा. इस पार्टिकुलर केस में हमारे पास ई परपेंडिकुलर
और ई पैरेलल दोनों ही आएगा। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के लैम्डा बाई डी। देखो भाई अगर डी है तो ऊपर की तरफ अगर हम गए तो हमारे पास थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्रीज एंड थीटा 2 इज सिंपली 0। के लैम्डा बाई डी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, दैट इज सिंपली के लैम्डा बाई डी। when it comes to E parallel, that is k lambda by d cos theta 2, that is cos 0 minus cos 90 degree, that is simply k lambda by d। अब अगर हमें E नेट निकालना हुआ, अब अगर हमें इस पार्टिकुलर केस में E नेट निकालना हुआ that is under root of E perpendicular का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर comes out to be root 2 k लैम्डा बाई डी। अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस एडवांस दोनों में पूछा हुआ। JEE मेंस में पूछा हुआ कि हमारे पास एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर किसी पॉइंट पे अगर इस पॉइंट को P कहा जाए तो ये जो पॉइंट P है दैट इज मेकिंग 45 डिग्री। तो यहाँ से ये 45 बना रहा है, यहाँ से ये भी आपके पास 45 डिग्री बना रहा है। एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। आप अगर इसे ध्यान से देखिए, अगर हम इसे फर्स्ट रॉड माने और इसे सेकेंड रॉड माने तो थीटा फर्स्ट रॉड के लिए जो थीटा 1 होगा वो तो 90 हो जाएगा और जो थीटा 2 होगा दैट इज़ 45 डिग्री। सिंपल, थीटा 2 जो होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर हम फर्स्ट रॉड के हिसाब से हम यहाँ पे E1 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 दैट इज साइन 90 1 प्लस 1 बाई रूट 2, ठीक है। और पैरेलल तो नीचे ही आएगा, दैट इज के लैम्डा बाई डी। जस्ट ए मिनट, ई पैरेलल दैट इज के, ये हो गया हमारे पास E1 कह दीजिए, और ये E2 दैट इज के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 कॉस 45, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0 तो मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 दैट इज के लैम्डा बाई रूट 2 डी। अब अगर हम सेकेंड वाले के लिए बात करें तो ये तो आपके पास मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट तो आपके पास E1 हो जाएगा, क्योंकि देखो सिमेट्री के कारण इसका जो परपेंडिकुलर E1 है के लैम्डा बाई डी 1 सेम मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास सेकेंड वाले का परपेंडिकुलर में आएगा। और अगर पैरेलल की बात करें तो हमारे पास ये आ जाएगा E2। अगर हम नेट लिखना चाहें दैट इज़ ई नेट एक्स डायरेक्शन में, वी विल राइट E1 माइनस E2। और अगर हम ई नेट लिखना चाहें वाई डायरेक्शन में देन वी विल राइट अगेन E1 माइनस E2 दैट इज़
हम लिखना चाहें तो E1 माइनस E2। अगर हम लिखना चाहें y डायरेक्शन में E1 माइनस E2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k लैम्डा बाई डी। E2 की वैल्यू क्या है, k लैम्डा बाई रूट 2d। तो E1 माइनस E2 अगर लिखेंगे तो दैट इज़ k लैम्डा बाई डी, और ये भी हो जाएगा आपके पास E1 E2, ठीक है, k लैम्डा बाई डी। अगर हम रिजल्टेंट लिखना चाहें ई नेट का, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ ई नेट एक्स प्लस ई नेट वाई का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ रूट 2 k लैम्डा बाई डी। एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगला सवाल जो कि जेई एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस्ड के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है, और स्मॉल डी डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज रखा गया जिसका मास m है, एक क्यू चार्ज रखा गया जिसका मास m है। ये हो गया आपके पास लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ओके, नाउ comment on type of equilibrium of comment on. So question is like this: there is a infinite uniformly charged rod and perpendicular to which a charge of q and mass m is kept. A charge q, mass m is kept perpendicular to an uniformly charged rod the system is in vertical equilibrium. The system charged, infinite rod, uniformly charged, infinite rod. The system is in vertical equilibrium. The system is in vertical. The system is in vertical equilibrium. Find time period of oscillation. Time period of oscillation of charge q and mass m. Charge q and मास m। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इस पार्टिकुलर पोजीशन की बात करें, मेन पोजीशन पे क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स नीचे mg होगा,
और अगर इन्फाइनेटली चार्ज रॉड है तो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ मतलब ई परपेंडिकुलर ही ई नेट होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2k लैम्डा बाई डी, दैट इज ई परपेंडिकुलर विल बी ई नेट एंड इट्स वैल्यू विल बी 2k लैम्डा बाई डी, है या नहीं। देयरफॉर अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास ऑलरेडी mg जो है वो 2k लैम्डा बाई डी के बराबर है। अब मान के चलो किसी भी कारण से mg तो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर हम d को बढ़ाएंगे तो 2k लैम्डा बाई डी इसकी पूरी की पूरी वैल्यू घट जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ आखिर d तो डिस्टेंस हमारे पास यही है, अगर हम हल्का सा ऊपर लेके चले गए तो हमारे पास 2k लैम्डा बाई डी प्लस एक्स हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई डी प्लस एक्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू mg से छोटी होगी, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर mg से ये वैल्यू अगर mg से छोटा है इसका मतलब जो हमारे पास ये q चार्ज है वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ के बाद जो चार्ज q है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो अगेन हमारे पास क्या होगा कि 2k लैम्डा बाई डी, अब क्या होगा इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज 2k लैम्डा बाई डी माइनस एक्स, है कि नहीं। अब इस केस में ये mg से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वापस से इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको यहाँ q से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी q से फोर्स हो जाएगा ये। तो ये वाला जो पार्ट है ये अगर mg से बड़ा हो गया तो वापस से ये अपने मीन पोजीशन पे जाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। अगर x ऊपर लेके गए, अगर हम लोग x ऊपर लेके गए तो mg जो है वो 2k लैम्डा बाई mg जो है वो रिजल्टेंट फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो वापस से q m मास चार्ज अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। और अगर चूँकि यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी तो वापस से अगर ये नीचे x गया, तो अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा अपॉन डी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई q जो कि फोर्स होगा वो mg से बड़ा हो जाएगा। तो जब यहाँ पे एक फोर्स mg से बड़ा हो गया तो वापस से ये मीन पोजीशन पे लेके जाएगा। तो वी कैन से कि यहाँ पे लगातार हमारे पास ऑसिलेशंस हो रहा है। सो वी कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दैट q and m charge q and m mass is having is stable equilibrium. So q m, that is charge q and mass m, is having stable equilibrium. Charge q and mass m is having stable equilibrium, and time period of oscillation is being calculated for stable equilibrium only. And time period of oscillation calculated for stable equilibrium only. ठीक है, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो हमारे पास ये जो रॉड है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर यहाँ से x ऊपर लेके जाया गया तो हमारे पास x ऊपर मान लेते हैं, एक्सेलरेशन जो q चार्ज है m मास है, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास a है। तो वी कैन राइट एट दिस पॉइंट, ये तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, उसके ऊपर x में वी कैन राइट 2k लैम्डा अपॉन d प्लस एक्स माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, और अभी हमने जाना कि 2k लैम्डा बाई डी जो है वो हमारे पास mg के बराबर है। और इसमें खास तौर से ध्यान कि x इज़ मच लेस दैन, ये हमारे पास क्या है, d है, एंड x इज़ मच लेस दैन d।
तभी जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन हो पाएगा. वी कैन राइट 2k लैम्डा अपॉन डी 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. तो ऊपर ये क्या हो गया, एम जी 1 प्लस एक्स बाई डी होल टू द पावर -1 माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. 1 प्लस एक्स की पावर -1 की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस एन एक्स. कब? जब हमारे पास x जो है बहुत बहुत छोटा हो 1 से. इसीलिए कहा गया कि x जो है बहुत बहुत छोटा है d से. इसका मतलब x बाई डी बहुत बहुत छोटा होगा 1 से. तो वी कैन यूज़ द एक्सपेंशन हेयर एम जी 1 माइनस एक्स बाई डी 1 माइनस एक्स बाई डी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए काटो, सॉरी एम जी कोई बात नहीं. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी बाई डी मल्टीप्लाइड बाई एक्स. एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स minus omega square x. And if we want to calculate time period, 2 pi by omega, that is 2 pi under root of ओमेगा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम ओमेगा निकालना चाहें, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाई डी. सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ टी बाई जी. ठीक है. अगला, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of a ring. Calculation of electric field along the axis of the ring. ठीक है. जैसे मान लो हमारे पास ये एक रिंग है, ठीक है. तो इस पार्टिकुलर रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा, आर. ये भी क्या हो जाएगा, आर. ये एंगल हो गया हमारे पास से डी थीटा. ठीक है. अगर हम बात करें इस पार्टिकुलर रिंग के ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q, टोटल चार्ज Q अपॉन 2 पाई आर. Q अपॉन 2 पाई आर. इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा आर डी थीटा. ये हो जाएगा डी क्यू. भाई 1 मीटर पे लैम्डा कूलम चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा. आर डी थीटा पे कितना होगा, लैम्डा आर डी थीटा अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ द रिंग. जैसे चूड़ी को कुछ इस तरीके से रखा जाए, इस तरीके से. ठीक है. 3D में दिखा सकते थे. ठीक है, कुछ इस तरीके से. अब हमें along the axis of the ring हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of the ring किसी भी से x डिस्टेंस पे, यहाँ से किसी भी x डिस्टेंस पे, x हमारे पास फ़िलहाल फिक्स है, हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. रेडियस r हो गया. अगर हमें यहाँ पे एक एलिमेंट लिया जाए dq का, समझना ध्यान से. अगर ये तो डिस्टेंस हमारे पास r हो जाएगा. अगर हम dq का एलिमेंट लें, तो इस dq के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो dE आएगा, और इस dE की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो dE की वैल्यू हो जाएगी k dq अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इस एंगल को थीटा लेते हैं. अब समझना,
अगर हम यहाँ पे एक सिमेट्रिकली ठीक नीचे यहाँ पे एक डी क्यू एलिमेंट लें तो अगेन हमारे पास एक ये आएगा डी के फॉर्म में, एक ये आ जाएगा डी के फॉर्म में। देखो, अगर चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक्स में और वाई में। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो डी है वो एडअप हो जाएगा। अगर हम बात करें डी इन एक्स डायरेक्शन, इट विल बी इक्वल्स टू 2 डी इंटू ई, 2 मल्टीप्लाइड बाई डी इंटू ई। अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें, तो हमारे पास एक आएगा डी ई वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ और एक आएगा डी ई वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ चार्जेस। तो ऐसे पार्टिकुलर केस में वी कैन से सिंपली कि ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। तो पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगा। अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है अलोंग द एक्सिस, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आएगा। तो दिस इज़ द डी ई नेट, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ई नेट हो जाएगा। नाउ इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ डी ई एक्स, अगर हमें कैलकुलेट करना है 2k डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चूँकि हमने दो बार डी को कंसिडर कर लिया है तो डी क्यू को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू बाई टू कंसिडर करना होगा। दैट इज, समझो अगर हमारे पास इस पूरे पे चार्ज कैपिटल क्यू है तो इस आधे पे, एक सेकेंड रुक जाना, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे इस पूरे पे चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है, और हमने कंसिडर किया यहाँ पे टू डी ई कॉस थीटा, मतलब हाफ वाले के कारण एक्स डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा और इस हाफ वाले के कारण एक्स डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा। द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक, तो हाफ चार्ज ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के दौरान, दैट इज क्यू बाई टू कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होता देन वी विल से चार्ज विल वेरी फ्रॉम 0 टू क्यू, कंप्लीट चार्ज कंसिडर करते, लेकिन हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो वी विल कंसिडर क्यू बाई टू ओनली। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2k डी क्यू अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। तो डी ई एक्स आपके पास एक तरह से डी ई नेट ही है और इसकी वैल्यू हो जा रही है आपके पास 2kx अपॉन आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ डी क्यू। अब इंटीग्रेट चाहो तो कर लो, ये हो गया इंटीग्रेट, ये हो गया इंटीग्रेट, ये हो गया इंटीग्रेट, तो आपके पास ई नेट आ गया, और जो आपके पास ई नेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है, दैट इज 0 से क्यू बाई टू। तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। अब ये x किधर भी हो सकता है, समझना इसे। अगर हमारे पास ये एक रिंग है,
ठीक है, ये हो गया along the axis of the ring। तो अब चाहें हम चाहें तो यहाँ से x लें इधर, अगर हमारे पास इसके ऊपर प्लस q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर हम यहाँ से x लेते हैं तो रेडियली आउटवर्ड्स हमारे पास E नेट आएगा इधर। अगर हम x इस डायरेक्शन में लेते हैं, अगर हम x इस डायरेक्शन में लेते हैं तो अगेन हमारे पास E नेट आएगा इधर, ठीक है। अगर पॉजिटिव q है तो, अगर हमारे पास नेगेटिव q है तो दैट इज अगर हमारे पास नेगेटिव q है तो ऐसे केस में माइनस q, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, ई नेट किसी भी एक्स पे ई नेट किसी भी एक्स पे, ये हो गया हमारे पास ई नेट एक्स पे, ठीक है। चलिए अगर हम ध्यान से देखें इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को, तो जब x की वैल्यू 0 है, दैट इज़ अगर हम सेंटर पे बात करें, अगर हम इस O पॉइंट को लें और इस O पॉइंट को लें, सेंटर पे बात करें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो उस केस में भी देखो, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट का स्क्वायर, एक एवरेज देखा जाए तो इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है बढ़ने का कंपेयर टू इसका। अगर ये 1 होगा तो ये, अगर ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 5 होगा तो ये 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये पार्टिकुलर क्वांटिटी इस पार्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा रेट से बढ़ेगी। सो दिस क्वांटिटी विल टर्मिनेट टू 0। सो एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी ई इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। इसका मतलब मैक्सिमा आना चाहिए, मैक्सिमा आना चाहिए, मैक्सिमा आना चाहिए। सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट इट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है दैट इज़ ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बात का खास ख्याल रखना है हमें। दैट इज़ के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2। डिफ्रेंशिएट डी ई अपॉन डी एक्स को 0 पुट कीजिए, तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपको एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। सो के क्यू पहले वाले को वी डी यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जस्ट ए मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस ऑफ एक्स 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर क्यू। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस पावर 1/2, काटो भाई जो कट रहा है, ये 1/2 ये गया इधर, हाँ ठीक है। सो जस्ट मिनट, नहीं यहाँ गलती हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा नहीं। जस्ट मिनट, ठीक है, 1 मिनट,
ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर 3x², यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो 2/2 ठीक है। 3x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x²। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस r/√2। x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2, मतलब प्लस माइनस r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड maximum at x equals to r/√2 and minimum at x equals to माइनस r/√2। देखा जाए तो वैल्यू क्या हो जाए, के क्यू एक्स अपॉन, ये मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी के क्यू r/√2 बाई r² प्लस r² होल टू द पावर ऑफ 3/2। सिमिलरली यही होगा। एंड ई मिनिमम, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, इसका अगर ई मिनिमम भी यही हो जाएगा, माइनस KQR/√2 होल डिवाइडेड बाई 3r²/2। ये हो गया 3/2। इसको सॉल्व करके देख ही लो क्या होता है। KQR/√2 है ना हमारे पास, तो देख लेते हैं। KQR/√2 अपॉन 3/2 r², तो 1/2 तो r³ हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो r³ को बाहर निकालो। √3/2, तो √3 √3 √3 3√3/2√2 3√3/2√2 देखते हैं, कटा r², दैट इज यहाँ से एक √2 कैंसल आउट, तो इसको सॉल्व किया जाए तो 2KQ अपॉन 3√3r²। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2KQ अपॉन r², और यहाँ पे वैल्यू है 2KQ अपॉन 3√3 3r²। ठीक है, एट सेंटर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास ये प्लस Q चार्ज है, वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0
तो ध्यान में रखना है बस। नाउ अब एक लास्ट प्रश्न है हमारे पास जो जेई में आया हुआ है कि वी आर सपोज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। वी आर सपोज टू ठीक है, तो यहाँ पे ये है लैम्डा कूलम पर मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट तो ये डी क्यू हो जाएगा हमारे पास लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये हो जाता है हमारे पास डी ई। डी ई सो वी कैन से, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये तो हो जाएगा हमारे पास डी ई वाई और ये हो जाएगा डी ई एक्स। सो डी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा आप के लैम्डा आर डी थीटा, दैट इज के लैम्डा डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, so we can have cos theta k lambda by r square dq क्या हो जाएगा r lambda dq नहीं आएगा, जस्ट डिलीट। d का वैल्यू हो जाएगा k dq by r square cos theta। d cos theta हो जाएगा k dq by r square cos theta, that is k lambda r d theta cos theta by r square। ये एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। अभी इंटीग्रेट कर देंगे थीटा की वैल्यू 0 से थीटा की वैल्यू अल्फ़ा तक। ये जो एंगल दिया गया है आपके पास, ये एंगल अल्फ़ा है, थीटा की वैल्यू अल्फ़ा तक। सो के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन कॉस थीटा का डिफरेंस, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। सो ठीक है, जो भी है साइन अल्फा कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन अल्फा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारे पास ई एक्स। अगर हम ई वाई कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, कैंसल आउट, थीटा की वैल्यू 0 से थीटा की वैल्यू अल्फ़ा तक, तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 से अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। सो के लैम्डा बाई आर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, ये होगा आपके पास ई वाई।
तो आपके पास ई एक्स आ गया, आपके पास ई वाई आ गया, आपके पास ई एक्स आ गया, आपके पास ई वाई आ गया। अगर हम ई नेट की बात करें, अगर हम ई नेट की बात करें तो वी कैन हैव अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के लेमडा बाई आर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन आर स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो के लेमडा बाई आर अंडर रूट ऑफ 2 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा। सो के लेमडा बाई आर अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस अल्फ़ा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2। तो ये हो गया आपके पास ई नेट का वैल्यू, ई नेट। ठीक है। अनदर मेथड, अब इस तरह के सवाल को एक और तरीके से सोच सकते हैं। अनदर, भाई हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गया, अंडर 2 के लेमडा बाई आर अंडर रूट 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2। मान लो कि अगर हम सेम तरह के सवाल को, हमें ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वी कैन यूज़ द सिमेट्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम सिमेट्री का यूज़ करें, अगर हम सिमेट्री का यूज़ करें देन वी कैन हैव अगेन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 और ये भी हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे अगर एक एलिमेंट लिया जाए, जैसे डी क्यू एलिमेंट से, अगर हम थीटा पे जाके, हम अगर थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लें, तो इसका तो अगर ये रेडियस आर है तो ये तो डी क्यू जो हो जाएगा सिंपली लेमडा आर डी थीटा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे ये लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी। अगर सेम एलिमेंट इस डी क्यू एलिमेंट को यहाँ पे लेके आ जाए सिमेट्रिकली, देन वी विल राइट कि हमारे पास जो डी होगा कुछ ऐसा एक्ट होगा, ये भी हो जाएगा डी। नाउ जो एंगल मेड हो रहा है हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल से, इस इन दो लाइंस के बीच में देखा जाए ध्यान से, तो कौन सा लाइन से, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल हमारे पास थीटा है। तो हमारे पास ये साफ साफ दिख रहा है कि जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है ये हो जाएगा डी ई एक्स और ये डी ई एक्स। ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और सिर्फ हमारे पास वाई डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वाई डायरेक्शन में एक नेट फोर्स बचेगा डी ई नेट। और इस डी ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसा करते हैं, थीटा जो है, थीटा हमें लेना ही है, ऑब्वियस सी बात है। वी कैन राइट थीटा फ्रॉम हेयर, हम लोग थीटा यहाँ से लेते हैं। अगर यहाँ से थीटा लेंगे तो एंगल लिखने में आसानी है, थीटा से डी थीटा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। थीटा पे डी थीटा का एंगल हो गया। सो अब ये जो है वर्टिकल से लिया गया है, ठीक है, ये चूँकि वर्टिकल से लिया गया है तो अगेन ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, अगर हम डी ई लें, ठीक है, तो डी ई का जो नेट हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ डी ई कॉस थीटा। एक के कारण, अगर दो के कारण है तो 2 डी ई कॉस थीटा, ठीक है। नाउ
एंड दिस इज ऑल्सो डी ई नेट. अब 2 मल्टीप्लाइड बाई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी ई नेट. क्योंकि एस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया बिकॉज ऑफ सिमेट्री. सो डी ई इज इक्वल्स टू 2k बाई आर स्क्वायर लेमडा आर डी थीटा कॉस थीटा. ये कटा 2k लेमडा बाई आर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, इंटीग्रेशन हो जाता है साइन थीटा. तो ये हो गया साइन थीटा. साइन थीटा जाएगा कहाँ से, 0 से लेके अल्फा बाई 2 तक. क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कंसिडर कर लिया है, दोनों एलिमेंट्स को, इधर वाले एलिमेंट्स और इधर वाले एलिमेंट्स के कारण जो नेट फोर्स लगेगा, इधर वाला जो डिफरेंशियल एलिमेंट है डी क्यू का, यहाँ का जो एलिमेंट है डी क्यू का, उसके कारण हमें पता चला कि नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही आएगा. दैट इज डी ई नेट होगा, दैट इज डी ई नेट होगा. सो वी विल राइट इंटीग्रेट लिख दो, यहाँ पे इंटीग्रेट कर ही दो. तो हमारे पास ई आ गया, ई नेट आ गया, दैट इज 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2. इस तरीके से भी हम लोग चाहें तो सोच सकते हैं. थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू अल्फा है, अल्फा बाई 2 है, सॉरी अल्फा बाई 2 है. थैंक यू.